अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। पब्लिक ओपिनियन के साथ मैं हूं सहरीश सलीम। व्यूअर्स, 2 रोज़ में बजट 2024-25 पेश होने वाला है। बजट से कबल आज स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करते हुए 4 साल बाद 22% पर कायम शरह सूद में 150 बेसिस पॉइंट कमी का ऐलान किया है। शरह सूद 22 से कम होकर 20.5% कर दी गई है। शरह सूद में कमी खुशाइंद है, लेकिन ये अब भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमारे आसपास के ममालिक हता के अफ़गानिस्तान तक में बैंक रेट पाकिस्तान से कहीं कम है। कल नई हुकूमत इक़्तिसादी सर्वे भी पेश करने जा रही है। देखना यह है कि हम इस इक़्तिसादी सर्वे में अपने लिए क्या टारगेट रखते हैं। 2 रोज़ बाद जो बजट पेश होने जा रहा है, अब तक के इत्तलात के मुताबिक उनमें 2000 अरब से ज़ायद नए टैक्सेस लगने का इम्कान है, क्योंकि IMF की शराइत के मुताबिक हमने अपना रेवेन्यू हदफ 12,900 अरब रुपये मुकर्रर किया है, जो कि पिछले हदफ से कहीं ज़्यादा है। अब यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि रवां बरस FPR अपनी मुकर्ररा हदफ 9,400 अरब के हसूल में तो नाकाम रहा है, लेकिन इस बार इस हदफ में मज़ीद 3,000 अरब का इजाफा किया गया है। ऐसे में सवाल ये भी है कि जब FPR 9400 अरब का टैक्स हदफ हासिल नहीं कर पाया, तो वो कैसे इस बरस 12,900 अरब का टैक्स हदफ हासिल करेगा। आज के प्रोग्राम में इस बात पर भी डिस्कस करेंगे कि हुकूमत के पास अपनी आमदनी बढ़ाने का वाहिद जरिया सिर्फ टैक्सेस का हसूल है, या फिर वो मुल्की सनतों या फिर कारोबार को तरक्की देकर भी वो अपनी पैदावार और आमदन में इजाफा कर सकती है। इस सारी सूरत हाल पर डिस्कशन के लिए हमारा पैनल मौजूद है। हमें ज्वाइन किया है रिजवान रजी साहब हैं, डॉक्टर फारूक सलीम हैं, अनवर रजा और आमिर सईद अब्बासी भी इस प्रोग्राम में हमारे साथ होंगे। डॉक्टर साहब, आपसे शुरू करना चाहूँगी। आज जैसा कि आपको पता होगा, मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया गया है और शरह सूद में कमी हुई है 1.50% और अब भी शरह सूद हो गई है 20.50%। आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि रवां साल तो 22% पर बरकरार रखी गई थी शरह सूद, लेकिन ये जो तकरीबन 1.5% की जो कमी हुई है, ये महंगाई पर किस तरह से असरअंदाज हो सकती है? क्योंकि रवां बरस जो शरह सूद में जो बरकरार रखी गई थी शरह सूद 22% पर, वो इसलिए रखी गई थी कि महंगाई का हदफ जो है वो हासिल किया जा सके, महंगाई कम करने का हदफ। अभी आपको लगता है कि ये फैसला जो है वो किस तरह से महंगाई पर असरअंदाज हो सकता है? देखिए, दुनिया में कोई 214 के करीब मरकजी बैंक हैं और तकरीबन सभी की जो पहली तरजीह होती है, अव्वलीन तरजीह होती है, वो है महंगाई को कंट्रोल करना। और उसमें जो ताकतवर तरीन हथियार होता है मरकजी बैंक के पास, वो शरह सूद होती है। तो शरह सूद जब हाई रखी गई, तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी कामयाबी जो है वो स्टेट बैंक के गवर्नर ने हासिल की है। और वो महंगाई की शरह जिस तेजी से नीचे आई है, यानी कि आप अंदाजा कीजिए कि हम मई 2023 में कुछ साल भर पहले कोई 38-40% रेट ऑफ इन्फ्लेशन पे चले गए, और अब वो क्या है और फिर तकरीबन 12% पे आया है। तो इसका क्रेडिट मैं समझता हूँ कि जो का नाम बहुत कम लिया जाता है, गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद साहब, उन्होंने आप सोचिए कि बहुत प्रेशर किया हुकूमत की तरफ से भी, बिजनेसेस की तरफ से भी, लेकिन प्रेशर बर्दाश्त करते रहे और सही टाइमिंग पे मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो शरह सूद है उसको कम किया है। तो महंगाई की शरह पहले कम हो गई, उसके बाद जमील अहमद साहब ने डिसाइड किया कि शरह सूद को कम करेंगे। अब इसका फायदा, 2 बड़े फायदे हैं। एक तो हुकूमत को खुद से बहुत बड़ा फायदा हो। देखिए, हुकूमत कोई 40,000 अरब का कर्जदार है रुपए की शक्ल में, और अगर 1.5% जो इंटरेस्ट रेट है वो नीचे आता है, तो आप सोचिए कुछ 650 अरब रुपए का सूद की मद में फायदा पहुंचेगा हुकूमत को सालाना के, यानी कि उनकी जो इंटरेस्ट सर्विसिंग जो है वो 650 अरब कम हो जाएगी। इसी तरह जो प्राइवेट सेक्टर है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन्होंने कोई 12,000 अरब का कर्जा दे रखा है, और अगर 1.5% जैसे आपने कहा कि शरह सूद नीचे आती है, तो तकरीबन आप सोचिए कि 150 से 200 अरब रुपया बिजनेसेस जो हैं उनको फायदा पहुंचेगा, उनका प्रॉफिट बढ़ेगा तो वो एक्सपेंशन की तरफ सोचेंगे। एक्सपेंशन होगी तो फिर रोजगार के जो जराए हैं या मौके हैं उनमें इजाफा होगा। तो मैं समझता हूँ कि 3 क्रेडिट जो हैं इस वक्त वो गवर्नर स्टेट बैंक को जाते हैं। पहला, महंगाई की जंग में एक कामयाबी हासिल करना, गवर्नमेंट की तरफ से, बिजनेसेस की तरफ से प्रेशर बर्दाश्त करना, और सही टाइमिंग पे शरह सूद को कम करना।
ٹھیک ہے، اسی بات کو میں آگے بڑھاؤں گی. رضی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ صنعت کاروں نے کچھ دن پہلے مطالبہ بھی کیا تھا اسٹیٹ بینک سے کہ شرح سود میں کمی کی جائے، اور ابھی یہ کمی ہوئی ہے، اور اگر 1.5% بھی کمی ہوئی ہے تو اس کا کتنا فائدہ ہو سکتا ہے ایک بزنس مین کو؟ دیکھیے، جب ظاہر ہے کہ جب پیسہ مہنگا ہوگا، اس کی کاسٹ زیادہ ہوگی تو وہ کاروبار کو ڈسکریج کرے گا، نمبر 1. نمبر 2، ہمارا جو فارمر ہے اس کی بھی جو کموڈٹی بکنی ہوتی ہے تو زیادہ تر گندم جو ہے، کپاس جو ہے، یہ چاول ہے، یہ بینک فائنانسنگ سے خریدا جاتا ہے. تو بینک فائنانسنگ جب مہنگی ہوگی تو وہ جس نے وہ خریدنا ہے، جس بزنس مین نے، جس سرمایہ کار نے، جس صنعت کار نے بینک کی سپورٹ سے، وہ نہیں خرید پائے گا. ہم نے چاول کا عشر بھی دیکھا ہے پچھلے سال، اور اس سال گندم کا عشر بھی دیکھا ہے، اور ان دونوں فصلوں کی وجہ سے ہمارا کسان، اور مکئی کا بھی بیڑا غرق ہوا ہے. بالکل بالکل. ان تینوں فصلوں کے اندر جو کسان کا بیڑا غرق ہوا ہے یا اس کو پراپرلی ریٹ نہیں مل پایا، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مارکیٹ میں بیٹھا ہوا جو ان کا خریدار تھا اس کو بینک کی سپورٹ حاصل نہیں تھی، اور اگر حاصل تھی تو اتنی زیادہ تھی. میرے لیے یہ بڑی حیرتناک بات ہے کہ خاص طور پہ ان حالات میں جب ہم آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں نیگوشیشن کے لیے، اگلے پیکج کے لیے، تو ہم شرح سود میں کمی کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کا جو چیزوں کو دیکھنے کا پہلو ہے وہ ایک طرف ہے. مجھے خدشہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ کہیں ہمارے مذاکرات ناکام نہ ہو گئے ہوں، تو ہم نے کہا ہو کہ ٹھیک ہے اب ناکام تو ہو ہی گئے ہیں، ہم شرح سود کم کرنے لگے، آؤ پھر تمہاری ایسی. مجھے خدشہ ہے کہ کہیں یہ نہ ہوا ہو، اللہ کرے ایسا نہ ہوا ہو. لیکن بہرحال یہ خوش آئند اقدام ہے حکومت نے. جو اس وقت سٹاک مارکیٹ کے اندر آج کے دن اطلاع تھی یا افواہ تھی، وہ تقریباً 3% کم ہونے کی تھی، 1.5% کم ہوا ہے، تقریباً 150 بیسس پوائنٹ. تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی اچھا ہے. دیکھیے اب مارکیٹ کل کیسے ریئیکٹ کرتی. ٹھیک ہے انور صاحب، آئندہ بجٹ میں ٹیکس ریونیو جو ہے وہ بڑھانے کا جو ہدف مقرر کیا گیا ہے وہ بہت زیادہ ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹھیک ہے ریونیو تو حاصل کر لے گی حکومت اگر جتنے انہوں نے طے کیے ہیں، لیکن عام آدمی تو پس جائے گا اس سے؟ دیکھیے، یہ تو آئی ایم ایف کی اپنی بھی شرط تھی، اور اس کے علاوہ گورنمنٹ کی بھی ضرورت ہے. اور یہ بات درست ہے کہ پاکستان میں ٹیکس نیٹ میں اس طرح لوگ نہیں ہیں جس طرح ہونے چاہیے، اور اس کے لیے حکومت کو اپنی پالیسی کو ریویو کرنا ہے. تو یہ حکومت نے اپنی پالیسی کو ریویو کیا ہے، ٹیکس نیٹ میں اضافہ کیا ہے، اور جو ٹیکس ریونیو میں اضافہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ پورا کر لے گی، کیونکہ پاکستان میں بہت زیادہ ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کی ضرورت ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایسی ٹیکس ادا کرنے والوں کو فیسلٹیز دینی ہوں گی کہ لوگ خود بخود آپ کی طرف مائل ہوں. کیونکہ ایف بی آر میں آپ نے دوسری دفعہ اس کی ری اسٹرکچرنگ کے لیے ورلڈ بینک سے پیسے بھی حاصل کیے ہیں. ورلڈ بینک سے پیسے حاصل کرنے کے بعد اگر آپ ایف بی آر کی پہلے کی طرح ری اسٹرکچرنگ کریں گے تو وہ بھی آپ کی گڈ گورننس نہیں ہوگی. آپ کو ایف بی آر کی ری اسٹرکچرنگ کرنی ہے، وہاں پر جو ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے حوالے سے آپ کی پالیسی ہے اس کو بہتر کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو بہت اہم بات ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ٹیکس نیٹ میں اضافہ ہو تو پھر آپ کو پالیسی کے ساتھ ساتھ اپنا جو افسران ہیں، جو ایف بی آر کے لوگ ہیں، ٹیکس کے لوگ ہیں، کسٹمز کے لوگ ہیں، ان کی تربیت کرنی ہوگی. وہ اس طرح کرنی ہوگی کہ اگر وہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے بجائے ہراس کریں گے، اور اگر حکومت کو قومی خزانے میں پیسوں کی بجائے خود سے ہی چیزوں کو لوگوں کے ساتھ مل کر کم کر لیں گے کہ آپ اگر ٹیکس قومی خزانے میں نہیں دیں گے تو اس طرح اگر آپ اپنے پرسنل انٹرسٹ کو دیکھیں گے تو ہمیں ان چیزوں کو بھی ریویو کرنے کی ضرورت ہے. تو جو ٹیکس ہدف کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ اپنا ٹیکس ہدف کو پورا کر لے گی، اور ضرورت بھی ہے، اور اس پر کافی حد تک کام کیا جا رہا ہے. جو وزیر خزانہ ہیں اور جو باقی خزانہ کے لوگ ہیں وہ اس پر کافی حد تک کام کر رہے ہیں. اور وجہ بھی یہی ہے کہ آپ کو ٹیکس نیٹ بڑھانے کے ساتھ ساتھ ٹیکس ریونیو بھی حاصل جب کریں گے تو اس کے لیے آپ کو لوگوں کی جو فیسلٹیز، لوگوں کو فیسیلیٹیشن دینی ہوگی، ون ونڈو آپریشنز کرنے ہوں گے. لیکن اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر ویسے جیسے پہلے کی طرح ٹیکس چوری ہوتی رہے گی، اسی طرح ٹیکس چوری ہوتی رہے گی، اور شاید آپ ریونیو تو حاصل کر لیں گے لیکن بہتر پالیسیز نہ ہونے کی وجہ سے آپ لانگ ٹرم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. اچھا، اس میں سہرش میں ایک بات ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب کی توجہ کے لیے بھی، اور عامر بھائی بھی اس پہ بات کریں. 2015-16 میں مجھے یاد پڑتا ہے اسحاق ڈار صاحب نے $40 بلین ان ٹرم آف ڈالر بات کرنے لگا ٹیکس اکٹھا کیا تھا. وہ اس وقت فائنانس منسٹر تھے. ابھی تک ہم دوبارہ $40 بلین کا ان ٹرم آف روپی کبھی لیول ٹچ نہیں کر سکے، اور جبکہ اس وقت ہماری جی ڈی پی کا سائز جو تھا
वो तकरीबन 325 अरब रुपए के करीब था, और अब वो माशाल्लाह 350 से भी हम क्रॉस करने वाले हैं। तो ऐसी सूरत में ये कोई अनफेयर तो नहीं है ना सर टारगेट, ये जो टैक्स का टारगेट हम करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब जितना माजी में कर चुके हैं उस वक्त अफरात ज़र भी शायद इतनी नहीं थी, अब हम दोबारा उसको टच करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कोई बहुत ज्यादा तो ना हुआ। जी डॉक्टर साहब, आप सुन पा रहे हैं? जी रवि साहब, देखिए पाकिस्तान में रहना और रुपयों में टैक्स इकट्ठा करना और उसको डॉलर में कन्वर्ट कर देना, ये जरा कोई इकोनॉमिक्स की फील्ड के अंदर से बाहर की बात है। चलिए, रहना पाकिस्तान में और डॉलर में टैक्स करना, देखिए हमारी स्टॉक मार्केट जो है वो 5-6 साल पहले 100 अरब डॉलर की कैपिटलाइजेशन थी, आज वो रह गई $1 की। वो रुपयों में तो हर चीज गिरी है, बिकॉज रुपया बहुत तेजी से जो है वो डॉलर के सामने गिरा है। समझता हूँ कि आज से 12 साल पुराना बजट अगर आप निकाल के देखें तो हुकूमती टैक्स जो था वो 1500 अरब का था, और अब हमें बताया जा रहा है कि वो 12,000 और 900 अरब पे पहुंच रहा है, और पिछले साल 9,400 था। तो टैक्स तो बहुत तेजी से रजी साहब बढ़ा है पाकिस्तान के अंदर। अब सोचिए 1500 अरब से 9,400 पे हम पहुंच चुके हैं। है वो टैक्स का मेरे नजदीक नहीं है, मेरे नजदीक है इखराजात की बीमारी। जो हुकूमती इखराजात और हुकूमती नुकसानात की बीमारी है उसको दूर करना है, टैक्स का मामला नहीं है। ये फोकस गलत किया जाता है कि टैक्स इकट्ठा नहीं है। बिल्कुल ठीक। आमिर साहब, अब देखें तो नया बजट तो आ रहा है और हुकूमत की जानिब से ये दावे क़बल अज़ वक्त ही शुरू हो गए हैं कि हम रिलीफ दे रहे हैं आवाम को, लेकिन ये चीज़ें सिर्फ डॉक्यूमेंट्स तक ही महदूद हैं या ज़बानी कलामी महदूद हैं। अगर कहीं महंगाई कम हो रही है तो वो बहुत कम है, लेकिन क्या लगता है आपको कि ये दावे किस हद तक दुरुस्त हैं? वज़ीर इत्तलात जो हैं उनकी जानिब से भी आज कहा गया कि महंगाई कम हो रही है और पैसे की कदर मुस्तहकम हो रही है। रुपए की देखिए, इससे पहले मैं इस पे बात करना चाहूँगा कि जो FBR की और टैक्स कलेक्शन की बात हो रही थी, मेरी बहुत से FBR के हुकाम से भी बात हुई। उन्होंने बताया कि जो रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है FBR में, और बिलखसूस जिन 12 बड़ी उखाड़ पछाड़ हुई थी, आपको याद होगा गुज़िश्ता महीने, और उसमें 12 सीनियर मेंबर्स को हटाया गया था, वो बिल्कुल मेरिट के ऊपर हटाया गया था। वो बहुत उनके हवाले से रिपोर्ट्स थी, शिकायत थी, और उसके बाद अब जिन नए मेंबर्स को तैनात किया गया FBR में और बोर्ड मेंबर्स हैं, वो तमाम बहुत ही अच्छी शोहरत के हामिल हैं। एक तो ये बहुत बड़ा क्रेडिट है कि इतने मैसिव लेवल के ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने जो एक्शन लिया और उसके बाद ऐसे साफ शफाफ लोगों को तैनात किया गया, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, और अब उसी रेवेन्यू कलेक्शन में बेहतरी भी आ रही है। दूसरी तरफ ऐसे भी तमाम लोगों के खिलाफ एक्शंस हो रहे हैं जो उनके खिलाफ शिकायत हैं या किसी भी तरीके से उनके बारे में ये रिपोर्ट्स हैं कि वो मौसर तरीके से टैक्स कलेक्शन नहीं कर रहे, मिस अप्रोप्रिएशन कर रहे हैं, या उनकी दीगर जो एक्टिविटीज़ हैं वो कुछ मशकूक हैं, जिसकी वजह से अब FBR में एक बहुत अच्छे लेवल के ऊपर ये कोशिश की गई है कि FBR को बहुत साफ़ सुथरे लोगों के हवाले किया जाए और तमाम ऐसे ऑफिसर्स को ही तैनात किया जाए जो अच्छी शोहरत के हामिल हैं। उसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं, और आइंदा आने वाले दिनों में भी उसमें टैक्स कलेक्शन में और तमाम जो रेवेन्यूज़ हैं उनमें इजाफा मुतवक्के है। दूसरी तरफ जो IMF की बात है, देखिए IMF ने हमेशा एक टेंटेटिव असेसमेंट की है, एक सरसरी उन्होंने असेसमेंट किया। उन्होंने ये कहा है कि आप अपने रेवेन्यूज़ को यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। अब IMF की तरफ से एक नई जो तजवीज़ है या एक शर्त है वो ये है कि आप सरकारी मुलाजमीन की रिटायरमेंट जो है उसको 60 साल से बढ़ाकर 62 साल कर दें। उसके ऊपर बहुत बड़े लेवल के ऊपर डिस्कशंस हो रही हैं, लेकिन अब हमारी जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है उसको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है कि अगर आप इन शराइत को मान लेंगे तो ये जो 60 से 62 साल की आप जब बढ़ाएंगे एज को, आपकी पेंशन तो बचत होगी, लेकिन दूसरी तरफ जो लोग प्रमोट हो जाएंगे, अगले ग्रेड्स में चले जाएंगे इन 2 सालों की सर्विस के दौरान, वो कितना बड़ा एक नया बर्डन जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। लिहाजा इसके ऊपर भी अब काम हो रहा है कि IMF की जो तमाम शराइत हैं उनको ना माना जाए, बल्कि उनको कन्विंस किया जाए कि ये जो चीज़ें हैं इसके ऊपर हम अदर सिस्टम्स के तहत जो है वो रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे टैक्सेशन कर सकते हैं। बहुत से सेक्टर्स ऐसे हैं, जैसे अब फर्स्ट टाइम जो है वो अब बात हो रही है कि ज़राअत के ऊपर भी टैक्स किया जाए, बाकी रियल एस्टेट के ऊपर टैक्स बढ़ाया जाए। तो ये सारे वो इंतज़ामात हैं जिनके लिए वफाकी हुकूमत ये कोशिश कर रही है। अपेरेंटली ये लगता है
کہ IMF کی جو بہت سی تجاویز ہیں ان کے ساتھ اب نیگوشیٹ کیا جا رہا ہے, انہیں کنونس کیا جا رہا ہے کہ وہ تمام اپنی شرائط نہ منوائیں بلکہ یہاں کی جو گراؤنڈ کی صورتحال ہے اس کے ساتھ بھی ایگری کریں اور پاکستان کو موقع دیں کہ وہ باقی چیزوں سے ریونیو کلیکٹ کر سکے. اور جو مہنگائی کی آپ نے بات کی, دیکھیے مہنگائی المیہ یہ ہے کہ اس ملک میں جب بھی مہنگائی بڑھتی ہے, پیٹرول پرائسز بڑھیں, ان کی بڑھنے کے ساتھ تو چیزیں فوراً بڑھا دی جاتی ہیں, لیکن جب کم کرنے کی باری آئے تو جو شاپ کیپر ہے, جو ریٹیلر ہے, جو دیگر بزنس مینز ہیں, وہ کبھی بھی یہ زحمت نہیں کرتے کہ جب پرائسز کم ہوں تو اس کا امپیکٹ عوام تک پہنچائیں. تو یہ بڑا المیہ ہے, اس کی تمام تر ذمہ داری جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹس ہیں ان کے اوپر ہے, ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کو اس کے اوپر ایکشن لینا ہوگا. ٹھیک ہے, عامر یہ کہہ رہے ہیں کہ IMF کے ساتھ مذاکرات چاہیے کہ اپنی معیشت جو ہے وہ خود ترتیب دی جائے. کل اقتصادی سروے پیش کیا جا رہا ہے, وہ مالی سال کا, اس پر بات کرتے ہیں لیکن بریک کے بعد ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. بات کریں ہم کچھ آنے والے بجٹ کے حوالے سے. اگر ہم یہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ حکومت جو ہے وہ ریونیو بڑھانے کے لیے ٹیکسز میں اضافہ کر رہی ہے اور IMF کا ہر مطالبہ جو ہے وہ کوشش تو یہی ہو رہی ہے کہ مان لیا جائے, لیکن کہیں کہیں تجاویز سے اختلاف ہو جاتا ہے. لیکن یہاں پر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ کیا وجہ ہے کہ حکومت توجہ نہیں دے رہی صنعتیں لگانے کے لیے؟ مختلف ملکوں کے ساتھ MOUs بھی ہوتے ہیں, سرمایہ کاری کے وعدے بھی کیے جاتے ہیں, لیکن اس کے باوجود کچھ نیا جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. دیکھیے, یہ حکومت کا کام نہیں ہے صنعتیں لگانا. حکومت کا کام ہے ایسا ماحول پیدا کرنا یا کریٹ کرنا جو بزنسز کو فیسیلیٹیٹ کرے. یہ حکومتی تو ہم پہلے ہی رو رہے ہیں کہ حکومت بہت بڑی ہے, ہر بزنس نے اس میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے. جس سیکٹر میں حکومت ہاتھ ڈالتی ہے اس سیکٹر کا وہ ستیہ ناش کر دیتی. جی, ابھی 2 فصلوں کا رضی صاحب نے ذکر کیا. آپ اندازہ کیجئے کہ گندم کی فصل میں حکومت گھسی ہوئی ہے, گندم کا ستیہ ناش کر دیتی ہے. گنے کی فصل میں گھسی ہوئی ہے, گندم کا ستیہ ناش کر دیتی ہے. چاول ایک ایسی فصل ہے جس میں حکومت کی مداخلت نہیں. آپ اندازہ کیجئے $3-4 بلین کے چاول ہم ہر سال ایکسپورٹ کر دیتے ہیں. پاکستان کے اندر کبھی بھی ہم نے دیکھا نہیں کہ چاول کی کمی آ جائے یا چاول کی قیمتیں ہم کہیں کہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. جی. تو یہ سوچنا کہ حکومت کچھ کر دے گی, نئی صنعتیں لگا دے گی, تو یہ تو سوچ صحیح سمت میں نہیں ہے. جو جتنے بھی ملکوں نے ترقی کی ہے, چاہے وہ تائیوان ہو, چاہے وہ ویتنام ہو, چاہے وہ تھائی لینڈ ہو, چاہے وہ سنگاپور ہو, اس میں حکومت نے اپنے آپ کو بزنس سے نکال لیا. تو ہمیں حکومت کو پریشرائز کرنا ہے یا اس کو صلاح مشورہ دینا ہے کہ آپ نے تو اپنے آپ کو بزنس سے نکالنا ہے, لیکن ایسا ماحول کریٹ کرنا ہے جس کو کہتے ہیں ایز آف ڈوئنگ بزنس. آسان, یہ جو انٹرسٹ ریٹ کا نیچے آنا ہے یہ ایک سٹیپ ہے ٹورڈ ایز آف ڈوئنگ بزنس. اسی طرح جو ریگولیشن ہے, مطلب حکومت نے ہر چیز کے اوپر پرمٹ لگا رکھا ہے, نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ لگا رکھا ہے. آپ 100 قسم کے NOC لے کے آئیں, 100 قسم کے آبجیکشن کے 100 قسم کے پرمٹ حکومت سے لے کے آئیں, پھر آپ کو کوئی وہ انڈسٹری لگانے دیتے ہیں. اب 81 یا 84 شوگر ملیں ہیں, حکومت بتاتی ہے کون لگا سکتا ہے کون نہیں لگا سکتا. حکومت بتاتی ہے کس کا کوٹا ہوگا کس کا کوٹا نہیں ہوگا. سب چیزیں کھول دینی پڑیں گی حکومت. اس کے علاوہ اب حکومت کے پاس کوئی چارہ نہیں رہا, بجائے اس کے کہ ڈی ریگولیشن, کوئی پرمٹ نہیں, آپ کھلے ہیں, جتنا مرضی بزنس کریں, جتنا مرضی صنعتیں لگائیں, جتنی مرضی ایکسپورٹ کریں, امپورٹ کریں. اچھا, یہ اب جو اسٹیٹ بینک نے ابھی جو کچھ کیا ہے اس کا ایک پریشر آبادی صاحب جو ہے وہ کرنسی کے اوپر آ سکتا ہے. جب انٹرسٹ ریٹ نیچے جاتا ہے تو اس ملک کی کرنسی جو ہے وہ پریشر میں آتی ہے. تو یہ اکنامکس ہے. اب آپ نے فائدہ پہنچایا, حکومت کی جو سود دینے کی جو کوانٹم ہے وہ نیچے آ جائے گا, بزنس کچھ پروفیٹیبل ہو جائیں گے, لیکن کرنسی کے اوپر کچھ پریشر نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, آپ سے جاننا چاہوں گی انور رضا صاحب کے IMF کے ساتھ مذاکرہ جاری ہیں, کوشش ہے کم آمدن طبقے کو مہنگائی سے بچائیں. یہ آج بیان دیا ہے وزیر مملکت برائے خزانہ علی پرویز ملک نے. تو آپ سے یہ میں پوچھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ تنخواہ دار طبقہ تو آلریڈی ٹیکس دے رہا ہے, اب کوشش کی جا رہی ہے کہ غیر تنخواہ دار طبقہ جو ہے اس پر بھی ٹیکس لگایا جائے. کل ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا تھا کہ جو لوگ جو تنخواہ نہیں لے رہے ہیں, جو کہ تاجر برادری ہے, وہ ٹیکسز نہیں دے رہی ہے اس طرح سے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کو ٹیکس نیٹ میں آنا چاہیے؟
जी बिल्कुल, जिस पर अभी जो शख्स जिस तरह भी आमदन हासिल कर रहा है उसको टैक्स अदा करना चाहिए। तनख्वाहदार तबके की आपने बात की, वो तो पहले ही टैक्स उनकी सैलरी से डिडक्ट होता है, तो फिर उसे तनख्वाह मिलती है, वो सरकारी हो या प्राइवेट सेक्टर में हो। अब सोचने वाली बात यह है कि आपको अपना रेवेन्यू जब गवर्नमेंट ने बढ़ाना होता है, जब अपने खसारे को कम करना होता है, जब अदर देन जो पेमेंट्स हैं, गर्दिशी कर्जे हैं, उनकी पेमेंट्स अदा करनी होती है, IPPs को पैसों की अदायगी करनी होती है, तो हुकूमत क्या करती है? उसके पास सबसे आसान रास्ता क्या है? वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है उनमें इजाफा कर देती है। आपने देखा कि PDM की जो 16 माह की गवर्नमेंट थी उसमें भी आपने देखा टैक्सेस में इजाफा हुआ। इस गवर्नमेंट में अब बजट में भी नए टैक्स लगाए जा रहे हैं, लेकिन हुकूमत ये ज़रूर कहती है कि जो आम आदमी है उस पर उसका बोझ नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप जो इनडायरेक्ट टैक्स लगाते हैं उस पर आम आदमी पर भी बोझ पड़ता है, और वो बोझ इसलिए पड़ता है कि आम आदमी ने भी वही अशिया ख़रीदनी होती हैं जो किसी और ने, खाने पीने की अशिया की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसलिए हुकूमत इस तरह इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकती है। जहाँ तक रही 40 लाख लोगों को, नए लोगों को टैक्स नेट में लाने की, उन ताजरान को भी जो टैक्स नेट में नहीं है, जो रिटेलर्स हैं उनको भी, और जो दुकानदार हैं उनको भी, देखिए उनको टैक्स नेट में लाना चाहिए। और डॉक्टर साहब हमेशा ये बात करते हैं कि पाकिस्तान में टैक्स का मसला नहीं है। आप जो हदफ मुकर्रर करते हैं, टैक्स रेवेन्यू जो आप हदफ रखते हैं, वो आप अपना हदफ हर साल हासिल कर लेते हैं। मसला क्या है? आपकी नीयत का, आपकी विल का। आप ऐसी पॉलिसीज़ नहीं बनाते। आप जो कर्ज लेते हैं उस कर्ज का आप सही इस्तेमाल नहीं करते, या तो वो अपने अखराजात में लग जाते हैं या कर्जों की अदायगी में, सूद की अदायगी में अदा कर दिया जाता है। अगर वो कर्जा लेकर आप पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में उसको इन्वेस्ट करें तो मैं समझता हूँ कि आप उससे रेवेन्यू भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन आप वो अपने अल्लाह तआला के लिए खर्च कर लेते हैं। होता क्या है? फिर आपको मजीद कर्जा लेना पड़ता है। आप देखें, जब भी कोई पोलिटिकल गवर्नमेंट आती है वो नए से नए कर्जे लेती है और ये कहती है कि माजी की हुकूमत ने इन कर्जों का बोझ हम पर डाल दिया। ये बड़ी आसान बात है, पोलिटिकल एक बात है कि माजी की हुकूमत ने हम पर बोझ डाल दिया है, इसलिए हमें कर्जे लेने पड़ते हैं। उस कर्जों के बोझ के नीचे आम आवाम आती है। आम आवाम जब आती है तो फिर मुल्क में आप देखें कि यही सूरत हाल होती है जो इस गवर्नमेंट की है। लिहाजा इस गवर्नमेंट को, आम आदमी को इससे अलग करने की ज़रूरत है। आप टैक्स नेट में इजाफा ज़रूर कीजिए, लेकिन आम आदमी पर जो टैक्सेस का बोझ है, आम आदमी पर जो महंगाई का बोझ है, आपको उसको भी कम करने की तरफ कोई ना कोई पॉलिसी बनानी होगी। ठीक है रज़ी साहब, रवां माली साल के इक़्तिसादी सर्वे कल पेश किए जाने का, जारी किए जाने का इम्कान है, और अभी तक हमारे पास जो इतलात हैं वो ज़राए के मुताबिक ही हैं। मौशी अहदाफ तो हासिल नहीं हो सके हैं यकीनी तौर पर हुकूमत की जानिब से। सनती तरक्की में किसी तरह से तरक्की नहीं हुई है, सनती तरक्की नहीं हुई, महंगाई में कमी नहीं हुई है, बिजली की पैदावार नहीं हो सकी है। ये तो थे रवां माली साल के अहदाफ। आपको क्या लगता है कि अगले साल, आने वाले साल में क्या ये मौशी अहदाफ जो मुकर्रर किए गए हैं, आने वाले बजट में मुकर्रर किए जा सकते हैं, वो अहदाफ हासिल होंगे? देखिए, ये जो हैं ये बजट ईयर था, सॉरी इलेक्शन ईयर था। इलेक्शन ईयर के अंदर हुकूमतें बदली हैं, केयर टेकर हुकूमत थी, उसकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती इस हवाले से, मईशत के हवाले से, तो वो अपनी जगह के ऊपर मौजूद रही। अभी हम बात कर, और वो अपनी जगह के ऊपर मौजूद रही। मेरे लिए तो ये भी बड़ी अच्छी खबर है कि LSM ग्रोथ जो है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है, वो पॉजिटिव में आई है, 1.5% पॉजिटिव है। मतलब जो हालात चल रहे हैं या जिस तरह की चीज़ को पुकार जा रही है मीडिया के ऊपर, इसे तो नेगेटिव में होना चाहिए था। इसी तरह जो है वो अल्लाह आपका भला करे, 3.6% के बरक्स ये भी 1.2% रही है सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ। मतलब रहने का इम्कान है ज़राए के हवाले से, हमारे रिपोर्टर ने ये खबर निकाली है। और इंपोर्ट का बिल इसके मुताबिक $58 बिलियन तक, $55 बिलियन तक, $55 बिलियन तक महदूद किया गया है। आई डाउट इट। कल देखते हैं इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में क्या आता है। लेकिन मैं एक बात याद दिलाना चाह रहा हूँ अपने नाजरीन को। इसहाक डार साहब ने अपनी वजारत के आखिरी 2 या 3 माह के अंदर कहा था कि जी हम पूरे पाकिस्तान से बिजनेसमैन को रजिस्टर करेंगे और 100 या 150 रुपया दे के वो FBR के साथ रजिस्टर होगा। क्या बना उस प्रोग्राम का? लाखों और लोगों ने उसके अंदर रजिस्टर होना था जी। और उन्होंने अरबों रुपया टैक्स जो था वो 100 रुपया करके देना था। मेरा तो ख्याल था कि 1000 रुपया महीने का भी आप ले ले तो कोई हरज नहीं है, ठीक है। आजकल तो मेरा मतलब है 25-30 हज़ार रुपए की सेल तो रोजाना की एक रेडी वाला करके जाता है, तो ले लीजिए उससे आप टैक्स। लेकिन जैसे ही हुकूमत गई, फिर केयर टेकर आए, ये सिलसिला, ये जिक्र ही गायब हो गया। आज हम देख रहे हैं कि वो जिक्र बिल्कुल ही गायब है। ये है वो गैर संजीदा हुकूमत। मुझे याद है 2006-07 के अंदर जब हम प्रोग्राम किया करते थे तो हमें FBR वाले आके बताते थे
कि हमें $250 मिलियन मिला है वर्ल्ड बैंक से कि हम सिस्टम ऑटोमेशन करें। प्राल एक कंपनी बनाई जाती है, उसके अंदर बड़ी बड़ी तनख्वाहों पे एफबीआर के ऑफिसर चले जाते हैं और वो लंबी दिहाड़ियां लगती हैं उसकी, और जब नेटो के कंटेनर आते हैं तो उसके अंदर पूरा प्राल का सिस्टम एक्सपोज हो जाता है। आप उठा के सिस्टम को दाएं पे रखते हैं, फिर मैनुअल शुरू कर देते हैं। ये जो है ना, मतलब मैंने 2 मिसालें आपके सामने पेश की हैं जिसके अंदर कोई परमानेंसी आती नहीं है। आप ग्लोबली टाइम टेस्टेड सॉफ्टवेयर लेके आते, उसकी ग्लोबल गारंटीज होती, उसके ग्लोबल जो थे वो फायरवॉल्स होते, सिक्योरिटी उसकी होती, और यूं उसके नतीजे के अंदर हम एक कामयाब स्मूथ वर्किंग के ऊपर चले जाते। एफबीआर के करप्ट अफसरों ने, इनएफिशिएंट अफसरों ने नहीं जाने दिया। और ये एफबीआर का मसला नहीं है, ये हर सरकारी महकमे का मसला। बिल्कुल। यहाँ पर मेरे ज़हन में एक पॉइंट भी आया है, आमिर आपसे पूछना चाह रही हूँ कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म अनवर काकड़ ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि 80% कारोबार पाकिस्तान में गैर रजिस्टर्ड हैं, जबकि दूसरे ममालिक में देखा जाए तो उनकी एक बॉटल भी रजिस्टर्ड होती है। तो क्या वजह है, लोग क्यों अपनी कारोबार जो है वो रजिस्टर्ड नहीं करवाते हैं? देखिए, इसमें 2 बुनियादी वजूहात हैं। एक तो ये है कि मादरत के साथ हमारे इदारे अगर कोई रजिस्टर हो जाए तो उसका जो हाल करते हैं और उसके साथ जो सलूक करते हैं कि वो भी उसकी नस्लें भी याद रखती हैं कि दोबारा कारोबार रजिस्टर नहीं करवाना चाहिए। सो एक तो हमारे इदारों की तरफ से जो होस्टाइल रवैया होता है, जो सख्त रवैया होता है किसी भी साइल के पास, कि जब वो आ जाए और उसके साथ फिर जो सलूक होता है कि 40 इदारे फिर उसकी अकाउंटेबिलिटी शुरू कर देते हैं। एक तो इस एनवायरनमेंट को और ये जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है और अफसरान हैं, इनके रवैये को तब्दील करने की ज़रूरत है। फैसिलिटेशन की ज़रूरत है कि आप बिजनेसमैन को फैसिलिटेट करें, ना कि उसको हरास करें। और दूसरा, मादरत के साथ जो बिजनेसमैन है उसने भी कसम उठा रखी है कि हमने रजिस्टर्ड नहीं होना, हमने एक पाई नहीं देनी स्टेट को, और हमने जो है वो गैर रजिस्टर्ड होके और नॉन फाइलर होके और किसी भी तरीके से सरकार में जो बराह रास्त टैक्सेशन है उसके किसी नेट में नहीं आना, बल्कि हमने ऐसे कारोबार करना है। बिलियंस ऑफ रुपीज़ का बिज़नेस होता है, ऐसी ऐसी आड़त की मंडियाँ हैं और एक पाई जो है वो टैक्स नहीं दिया जाता। तो जो बिजनेसमैन हैं वो भी जानबूझकर ज़्यादती करते हैं जब वो ऐसे बिजनेसेस जो करते हैं और वो कहते हैं कि आप हमसे कोई ना कोई फिक्स टैक्स ले लें लेकिन हमें रजिस्टर ना करें जी। तो दोनों साइड से जो है वो बहुत ज़्यादा ज़्यादती की जाती है, और जिसकी वजह से जो कारोबार हैं, आप देखें दुनिया भर में कहाँ पर ऐसे होता है कि आपने एक नॉन फाइलर्स को भी सहूलियात दे। नॉन फाइलर होना ही नहीं चाहिए, जो बिजनेस करे, जो काम करे वो फाइलर होना चाहिए, वो टैक्स नेट के अंदर आना चाहिए, उसको वही सहूलत। वापस आते हैं, यहीं से हम दोबारा काउंट के साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बात करें हम बजट और टैक्सेस की। सोलर पावर प्लांट लगाए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से, और वो भी दूसरे मुल्क के इश्तराक के साथ। यहाँ सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, घर घर का ये मसला है आजकल, ग्रॉस मीटरिंग के लिए राज़ी हुई है, नेट मीटरिंग नहीं करनी है। अब आप ये तफसीलन बताएं कि एक्चुअली ये प्रॉब्लम है क्या? देखिए, इस वक्त सोलर सस्ता हो गया, आलमी सतह के ऊपर चाइना की इंडिया की लड़ाई शुरू हो गई है, और जिसके नतीजे के अंदर मैंने जब 2009 के अंदर अपने घर में सोलर लगवाया था तो उस वक्त जो चीज़ मुझे 132 रुपए की मिली थी आज वो 28 रुपए की हो गई है मार्केट के अंदर। तो आप अंदाज़ा करें कि इन टर्म ऑफ रुपी कितनी उसके अंदर, उसकी कॉस्ट के अंदर कमी हुई होगी। हैविंग सेड दैट, लोगों ने धड़ाधड़ लगवा लिया है। 2000 मेगावाट के इर्द गिर्द इसकी कैपेसिटी पहुंच गई है जो लोग घरों में बना रहे हैं। मैं नेट मीटरिंग पे नहीं हूँ, मैं अपना बना के अपना इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन लोग करते हैं, बहुत सारे लोग एक्सपोर्ट करते हैं। अब यहाँ पे बहस हो रही है, सरकारी बाबू और मुंतखब नुमाइंदों के दरमियान खींचातानी हो रही है। मुंतखब नुमाइंदा ये कह रहा है कि अगर ये मेरे वोटर ने लगा लिया भाई तो इसको अकोमोडेट करें। बाबू कहते हैं कि भाई ये इन्होंने लगा लिया है, हमारे पास जो सिस्टम है उसमें कैपेसिटी नहीं है, और 3 से 5 साल चाहिए हमें वो कैपेसिटी जनरेट करने में और जो है नए ट्रांसफार्मर्स लगाने में, नया सिस्टम लगाने में। ये लड़ाई चल रही है इस वक्त। आपको और मुझे अपने मुंतखब नुमाइंदे को सपोर्ट भी करनी चाहिए, उसे मजबूत भी करना चाहिए कि भाई ये टेक्नोक्रेट जो है इसे कहीं कि इसका रास्ता निकाले। रास्ता टेक्नोक्रेट नहीं निकालना है, लेकिन अब मसला ये कि लिया के अंदर आप लैंड प्रक्योर करके दे रहे हैं सऊदी इन्वेस्टर को कि वो 600 मेगावाट का पावर जनरेशन का सिस्टम लगाए,
लेकिन सैरिश सलीम ने अपनी छत के ऊपर जो सोलर लगा के आपको 1900 मेगावाट बिजली बना के दे दी है, आप उसको जो है वो डिस्काउंट करने पे चले हुए हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं सैरिश से तो हम खरीदेंगे 7 रुपए की, लेकिन अगर सैरिश ने शाम के बाद हमसे बिजली ली तो हम इसको बेचेंगे 50 रुपए की। भाई ये क्या बात हुई? ठीक है ना, आप जो है मेरी वही चीज जो है वो 7 रुपए की खरीद रहे और मुझे जब बेचने की बारी आती है तो 40 रुपए 50 रुपए की बेच रहे। ये है गवर्नेंस और ये है असल में सलाहियतों का इम्तहान। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे मुंतखब नुमाइंदे डटे हुए हैं, लेकिन मुझे इस बात की भी तकलीफ है कि टेक्नोक्रेट अपनी जगह से नहीं हिल रहे। देखिए अगले कैबिनेट इजलास के अंदर क्या होता है। ठीक, टैक्स की बात कर रहे थे हम। डॉक्टर साहब, टैक्स जो है देखा जाए तो फाइलर्स बहुत कम हैं और नॉन फाइलर्स बहुत ज़्यादा हैं। आपको लगता है कि उनके लिए फैसिलिटीज़ अगर बढ़ाई जाएं तो लोग मोटिवेट हो सकते हैं फाइलर्स बनने के लिए? देखिए, अयूब खान के ज़माने में पहली दफ़ा ये नारा सुनने में आया था कि टैक्स नेट बढ़ा। इसके बाद फिर पार्लिमानी हुकूमत आई और फिर अब 23वां वज़ीर आज़म वही नारा लगा रहा है कि टैक्स नेट बढ़ाना है। कोई तो वजह होगी कि ये क्यों नहीं बढ़ पाता। आप जरा गौर कीजिए कि इस वक्त 40% पाकिस्तान की आबादी शराय गुर्बत से नीचे रह रही है। 10 करोड़ पाकिस्तानी ऐसे हैं जो शराय गुर्बत से नीचे हैं। आप क्या चाहती हैं कि वो टैक्स फाइलर बन जाए? शराय गुर्बत से नीचे हैं, वो आपको क्या टैक्स देंगे अगर आप उनको टैक्स फाइलर बना दीजिए? 50% आबादी पाकिस्तान की खवातीन है और उनकी जो लेबर फोर्स की पार्टिसिपेशन है, जो नौकरियां करती हैं, वो 17-18% से ज्यादा नहीं है। जो खातून नौकरी नहीं करती है, जिसकी तनख्वाह नहीं है, उसको आप टैक्स फाइलर बना के क्या लेंगे? मुझे बताइए कि 66% आबादी इस वक्त मुल्क में 33 साल या उससे कम उम्र की है। वो कितना कमाते हैं 33 साल वाले जो उनको आप टैक्स फाइलर बना देंगे? देखिए, ये नारा अयूब खान के दबाने से लग रहा है। अगर ये कामयाब नहीं हो रहा तो इसके पीछे कोई ठोस वजूहात। यहाँ पे टैक्स की मामला नहीं है। यहाँ पे दोबारा से मैं यही कहता हूँ, अब सोचिए, एक एग्जाम्पल मैं आपको देता। एक सेनेट का इदारा है, ठीक, उसको 4 अरब रुपया मुख्तस किया जाता है। पिछले साल उसको 4 अरब मुख्तस किया गया। वो 132 घंटे साल में लगाता है और वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। हर मेंबर के हवाले से 4 करोड़ रुपया फी सेनेटर मुख्तस किया गया है हमारे बजट के अंदर। जी जी। हर घंटा जो वो काम करता है 3 करोड़ रुपया लगता है। ठीक, ये हुकूमत अखराजात कम करें कहीं। ठीक है अनवर साहब, यहाँ पर बात करें हैं कि बहुत कम आबादी ऐसी है जो कि फाइलर्स हैं और बहुत ज़्यादा ऐसे हैं जो कि नॉन फाइलर्स हैं। यहाँ पर यह भी हो सकता है कि अगर टैक्स की शरह बहुत ज़्यादा कम कर दी जाए तो मे बी लोग मोटिवेट हो सकते हैं। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि आपके टैक्स नेट में जो लोग मौजूद हैं, अगर आप उनसे ही मुकम्मल तौर पर टैक्स लें तो आपका टैक्स रेवेन्यू भी पूरा होगा और आपका आहिस्ता आहिस्ता टैक्स नेट में इजाफा भी होगा। कैसे? देखिए, आपके एफबीआर के वो लोग जिसकी हम बात करते हैं, वो खुद अगर आपको चोर दरवाजे, चोर रास्ते बताते हैं तो मुझे बताइए, फिर बिजनेसमैन को तो इस तरह के लोग चाहिए ना कि अगर आपका 2 करोड़ का टैक्स बनता है और आप 30 लाख में आपकी जान छूटती है, तो मुझे बताएं कौन बेवकूफ़ होगा इस वक्त जो 30 लाख रुपये में जान छुड़ाएगा और 2 करोड़ रुपया कौमी ख़जाने में जमा कराएगा। लिहाजा आपको टैक्स का जो सिस्टम है, जो निज़ाम है, उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। दूसरी बात, जो नॉन फाइलर है, दुनिया में कब नॉन फाइलर्स को फैसिलिटेट किया जाता है? हमारे यहाँ नॉन फाइलर्स जो हैं वो शायद टैक्स जो नेट में हैं लोग, उनसे भी ज़्यादा उनको फैसिलिटेट किया जाता है। आपके पास आईडी कार्ड मौजूद है, वो लोग जो आमदन किसी न किसी ज़रिए से हासिल करते हैं, आपको मालूम है, आपको अपने सिस्टम को बेहतर करने की ज़रूरत है। एक बात। दूसरी बात यह है कि वो लोग जो इस वाकई जो खतरे गुर्बत से नीचे हैं, आप उन पर क्या टैक्स लगाएंगे? वो भी टैक्स अदा करते हैं जो अशाए ज़रूरिया खरीदते हैं। तो मुझे बताएं, टैक्स का इशू नहीं है। आमिर से भी इसी पॉइंट पर मैं जानना चाहूँगी। आमिर, आपको क्या लगता है कि किस तरह से कम किया जा सकता है? देखिए डॉक्टर साहब से मैं इस बात से तो इत्तेफाक करता हूँ कि हमारे अखराजात बहुत ज़्यादा हैं और गैर ज़रूरी अखराजात हैं। ऐसे इदारे हैं जिनकी पता भी नहीं है कि वो काम करते भी हैं या नहीं करते और कैसी वहाँ पे ओवर एम्प्लॉयमेंट है। ये बात दुरुस्त है, लेकिन दूसरी तरफ बहुत से ऐसे कारोबार हैं जो टैक्स नेट में नहीं हैं, जिनको होना चाहिए। बहुत से ऐसे बिजनेसमैन हैं जो टैक्स नेट में नहीं, उन्हें होना चाहिए। ज्वेलरी का एक बहुत बड़ा बिजनेस है, जो सुनार हैं। शुक्रिया, आपका वक्त ख़त्म हो जाता है प्रोग्राम का। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी, साथ रहेगा।